Jai Hind student. Today we will study about an empire across three continents. An empire across three continents. This chapter is about Roman Empire. Roman Empire that was very big था और इसमें रोमन एम्पायर के बारे में इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें रोमन एम्पायर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली एम्पायर और एक लेट एंटिक्विटी। अर्ली एम्पायर में जिसे पूर्ववर्ती काल कहा जाता है रोमन साम्राज्य का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे साम्राज्य की स्थापना हुई, कैसे उसका विस्तार हुआ। और बाद में चल करके 3rd सेंचुरी में रोमन एम्पायर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसे 3rd सेंचुरी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग रोमन एम्पायर में जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर के बारे में जानेंगे कि कैसे वहाँ पर क्या सामाजिक रीति रिवाज था, क्या लोगों की बात थी, क्या वहाँ पे कौन से नियम जो थे, शादी विवाह इत्यादि स्तरों पे फॉलो किए जाते थे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर, क्योंकि रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और रोमन साम्राज्य का व्यापार बहुत ही दूर दूर स्थानों से होता था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये व्यापार किया जाता था, कौन सी चीज़ें थी, कैसे लेन देन होता था, मनी से होता था, क्या होता था, इन सारे सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद से हाउ वेयर द वर्कर्स कंट्रोल, क्योंकि इस पूरे साम्राज्य में बहुत सारे वर्कर्स थे, चाहे व्यापार करने के लिए थे या जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे उनके यहाँ थे। तो इन वर्कर्स के साथ कैसे ट्रीट किया जाता था, कैसा व्यवहार किया जाता था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर सोशल हायरार्चीज के बारे में जानेंगे, सामाजिक श्रेणियों के बारे में जानेंगे कि सामाजिक स्थिति क्या थी, क्या सभी लोगों की स्थिति एक समान थी या कुछ लोग अधिक उनका महत्व था, कुछ लोग विशिष्ट कुलीन वंश से आते थे उनका महत्व था। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर लेट एंटिक्विटी, यह परवर्ती काल है, जब बाद में रोमन साम्राज्य में मतलब कि 3rd सेंचुरी के बाद का यह समय है, उस समय की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। इसको क्यों कहा गया है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट? तो निश्चित तौर पर यह जो रोमन साम्राज्य था, इसको एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका विस्तार 3 कॉन्टिनेंट्स में था। यूरोप में भी था, एशिया में भी था और अफ्रीका में भी था। इसी कारण से इसे एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट बोला जाता है। रोमन एम्पायर यूरोप में, वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में, इन 3 जगहों पर फैला हुआ था। यह एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और रोम और ईरान एक दूसरे के आमने सामने थे, नेक्स्ट टू ईच अदर। और एक रिवर जो थी दोनों के बीच में, यूफ्रेट्स रिवर थी। अधिकतर रोम और ईरान के लोगों में आपसी विद्वेष हुआ करता था। सोर्सेस, स्रोत के बारे में जानते हैं हम लोग। रोमन एम्पायर के बारे में जो जानने के लिए हमारे पास सोर्सेज हैं, उनमें कुछ टेक्स्ट हैं, डॉक्यूमेंट है और मटेरियल है। टेक्स्ट की बात की जाए तो जो वार्षिक रिपोर्ट सरकार के वहाँ पर जारी की जाती थी वो थे, लेटर्स थे, राजाज्ञाएँ थी, स्पीचेस भाषण थे, उपदेश थे और लॉ नियम कानून जो थे ये थे। यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो इंस्क्रिप्शन अर्थात जो पत्थरों पे लिखी गई चीज़ें थी वो इनके बारे में जानने का एक स्रोत है। नेक्स्ट जो है पेपरी, जो एक रीड लाइक प्लांट जो होते थे उनके पत्तों पर लिखा जाता था। यह इजिप्ट में मिलता था, इसी से पेपिरस बाद में पेपर बना हुआ। मटेरियल रिमेन्स में देखें तो बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स थे, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, क्वाइंस, फोटोग्राफी, ये सब इनके मटेरियल रिमेन्स थे। तो इन स्रोतों के द्वारा वहाँ के हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास, वहाँ के हिस्ट्री को जानने का प्रयास हिस्टोरियन के द्वारा किया गया। मेडिटेरियन सी
भूमध्य सागर, इसको रोमन एम्पायर का हार्ट कहा जाता था। रोमन साम्राज्य का हृदय मेडिटेरियन सी को कहा जाता था। यह मेडिटेरियन सी यूरोप और अफ्रीका को बाइफरकेट करता था, सेपरेट करता था। सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाली जो लैंग्वेज थी ग्रीक और लैटिन। ग्रीक ईस्ट में बोला जाता था, लैटिन वेस्ट में। फर्स्ट एम्परर रोमन साम्राज्य का ऑगस्टस था, जिसने कि 27 BC में वहां पर स्थापना की थी रोम साम्राज्य की। इसके पहले 509 BC से लेकर के 27 BC तक वहाँ पे जो साम्राज्य था वो रिपब्लिक था, गणतंत्र था, जिसे जूलियस सीजर के पुत्र ऑक्टेवियन ने जब ऑगस्टस के नाम से वह साम्राज्य बना तो उसने समाप्त कर दिया। हालांकि लोगों को भ्रम में रखने के लिए इसे प्रिंसिपेट का नाम दिया गया। प्रिंसिपेट का मतलब होता है लीडिंग सिटीजन, अर्थात नॉट एब्सोल्यूट रूलर, जो रूलर ना हो। और इसमें रिपब्लिक की रियलिटी यह थी कि इसमें पावर जो है वह सीनेट के हाथों में होती थी, और सीनेट में जो एरिस्टोक्रेसी क्लीन वर्ग के लोग थे वे लोग आते थे। तो हालांकि अभी भी ये लोग चाहते थे कि वह गणतंत्र का समय फिर से वापस आ जाए, लेकिन वह अब संभव नहीं था वहाँ पर। तो फर्स्ट एम्परर जिसने कि रोमन एम्पायर की स्थापना की वो ऑगस्टस था, जिसने कि 27 BC में प्रिंसिपेट की स्थापना की। यदि रोमन एम्पायर की हम बात करें तो रोमन एम्पायर में 3 मेन प्लेयर्स थे जो वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाने का कार्य जिनके द्वारा किया जाता था। एक शासक द एम्परर, उसके बाद नेक्स्ट सीनेट जिसमें अधिकतर एरिस्टोक्रेसी के लोग शामिल थे, और थर्ड आर्मी। कोई शासक रोमन एम्पायर में अच्छा है या बुरा है, इस आधार पर यह निश्चित किया जाता था कि उसका व्यवहार, उसका बिहेव सीनेट के लोगों के प्रति कैसा है। यदि राजा का व्यवहार सीनेट के लोगों के प्रति उदार होता था तो वह शासक अच्छा माना जाता था। यदि वह सीनेट के लोगों को शंका की दृष्टि से देखता था या उन पर विश्वास नहीं करता था तो वैसे शासक को अच्छा नहीं माना जाता था। इसी तरह से आर्मी वहाँ की बहुत ही प्रमुख एक एलिमेंट था रोमन एम्पायर का, क्योंकि यह आर्मी जो थी, जो पर्शिया की, फारस की जो आर्मी थी उससे अलग थी। क्योंकि पर्शिया में जो आर्मी थी, ईरान में, वो आर्मी जो थी कॉन्स्क्रिप्टेड थी। कॉन्स्क्रिप्टेड यानी कि फोर्सफुली रिक्रूटेड। उसके जो सैनिक थे वो फोर्सफुली रिक्रूट किए जाते थे। लेकिन रोमन एम्पायर के आर्मी की विशेषता यह थी कि इनको वेतन दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय नियर अबाउट 6 लाख उसमें सोल्जर्स थे रोमन आर्मी में, और इन सबको वेतन पे रखा गया था। और रोमन आर्मी में जो लोग थे वो लोग, उनको कम से कम 25 वर्ष की सेवा देना अनिवार्य था। तो इस प्रकार से यह हम कह सकते हैं कि यह रोमन आर्मी जो थी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी तरह से सुसंगठित आर्मी थी। बाद में ये जो आर्मी है, इसके जो सैनिक हैं, कभी कभी अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छे वेतन के लिए ये लोग मांग किया करते थे, इसलिए कई बार विद्रोह की भी स्थिति आ जाती थी। कई लोगों ने ये भी बताया है कि वहाँ पर कभी कभी कई सारे ऐसे जो मतलब अव्यवस्थाएं फैल जाती थी या हिंसा पे आर्मी उतारू हो जाती थी, यानी जो एक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी, उसके लिए आर्मी उत्तरदायी थी। सीनेट के लोग जो है आर्मी को हमेशा शंका की दृष्टि से देखते रहते थे। हालांकि यह जो है मत है वह उन हिस्टोरियंस के द्वारा, उनके थ्रू मालूम हुआ है जो कि सीनेट के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे। सब मिलाकर के रोमन एम्पायर के 3 मेन प्लेयर्स, एम्परर, सीनेट और आर्मी, ये 3 थे। हालांकि रोमन एम्पायर में स्टार्टिंग में, प्रारंभ में 2 सेंचुरीज तक बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति थी।
चीज़ें जो थी सिविल वार से बिल्कुल अलग थी। 1 ईयर को छोड़ करके 69 सी में पूरे रोमन एम्पायर जो था वहाँ पर क्विक सक्सेशन हुए, जल्दी जल्दी 4 रूलर्स बने, चेंज हुए। लेकिन इसके अलावा पूरा यह जो समय था नियर अबाउट जो 2 सेंचुरीज स्टार्टिंग का था वह सिविल वार से मुक्त था और शांतिपूर्ण स्थिति थी। सक्सेशन की हम बात करें, उत्तराधिकार की बात करें तो जनरली जो है वहाँ पे वंशानुगत सक्सेशन होता था, फैमिली डिसेंडेंट्स होते थे। हालांकि वह जो है यह जो सक्सेशन है या तो जो पुत्र का वही हो सकता था या दत्तक पुत्र, जो भी जो शासक के द्वारा एडॉप्ट किया गया है वो लोग रूलर बनते थे। जैसे इसका एक एग्जांपल मिलता है जो टिबेरियस है। टिबेरियस सेकेंड एम्परर था। फर्स्ट एम्परर हम लोग जानते हैं ऑगस्टस था जिसने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी। तो टिबेरियस जो है वह ऑगस्टस का नेचुरल सन नहीं था बल्कि वह एडॉप्टेड सन था। तो इस प्रकार हमें यह मालूम होता है कि फैमिली डिसेंडेंट्स होते थे, वंशानुगत होता था, लेकिन इसमें मतलब जरूरी नहीं कि बिल्कुल वह पुत्र है, वह दत्तक पुत्र भी हो सकता था। ऑगस्टस एज जो है, ऑगस्टस का समय जो है वह शांति सुव्यवस्था के लिए जाना जाता है, रिमेम्बर्ड फॉर पीस, क्योंकि वहाँ पर जो यह शांति सुव्यवस्था बनी हुई थी वह बहुत संघर्षों के बाद यह बनी हुई थी। तो इस प्रकार से 200 जो ईयर था यानी सेकेंड सेंचुरी तक का जो समय था वह बिल्कुल एक शांतिपूर्ण सुव्यवस्था का युग था। हालांकि एक इसमें जो है एम्पायर को एक्सपेंड करने का कार्य ट्रेजन के द्वारा किया गया था, जो यूफ्रेट्स के पार जो जाकर के उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि बाद में इसके जो सक्सेसर हुए उन्होंने उन जगहों को छोड़ दिया, लेकिन टिबेरियस के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऑगस्टस के द्वारा ही उसे इतना बड़ा साम्राज्य मिला हुआ था कि वहीं वह शांतिपूर्वक जो है अपना शासन व्यवस्था चला ले, यह बड़ी बात थी। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज थे वह बिल्कुल शांति और सुव्यवस्था का समय था और एक बड़ा साम्राज्य रोमन सम्राट के पास था जहाँ से कि उनको बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी, बड़ी मात्रा में आमदनी होती थी। आगे चल करके बहुत सारे ऐसे साम्राज्य जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गए। रोमन एम्पायर के अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे राज्य ऐसे थे जो कि एक स्वतंत्र राज्य की हैसियत रखते थे और यह रोमन सम्राट का मानना था कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो वे उनकी सहायता करेंगे, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ रोमन एम्पायर ने इन छोटे छोटे राज्यों को भी अपने अंदर समाहित कर लिया, इन्हें जीत लिया और रोमन साम्राज्य का रोमन डायरेक्ट रूल इन स्टेट्स पे स्थापित हो गया। इन स्टेट्स को अपने अंदर समाहित कर लेने के बाद से रोमन साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो गया और उसका इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे हीरोज किंगडम जो हीरो का राज था वह उसकी एनुअल जो इनकम थी 5.4 मिलियन दिनारी थी, जो कि इक्वल था 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड के। दिनारी का मतलब है दिनार रोमन सिल्वर कॉइन थे जो प्योर सिल्वर के इक्वल होते थे। इतनी इनकम उस साम्राज्य की थी। इस प्रकार से यह पूरा जो साम्राज्य था वह एक बड़ा साम्राज्य बन गया और यह प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ, छोटे छोटे राज्य वहाँ पे राज्य बनाए गए और ये सारा जो एरिया था वह एक टैक्सेशन, एक कर के अंतर्गत यहाँ से टैक्स भी वसूला जाता था। इसलिए जो है रोमन एम्पायर का इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो रोमन एम्पायर के इसके स्प्रेड का बात करें तो यह स्कॉटलैंड से लेकर के आर्मेनिया तक और सहारा से लेकर के यूफ्रेट्स तक एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। अब चूंकि बात यह आती है कि इतने बड़े क्षेत्र में किस तरह से शासन चलाया जाता था, किस तरह से वहाँ पे शासन किया जा सकता था, तो एक नई बात आई अर्बनाइजेशन ऑफ एम्पायर, अर्थात
बहुत सारे बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई और ये जो शहर बने वो मेडिटेरियन सी के तट के निकट बने। जो मेडिटेरियन सी जिसे कि हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर बोला जाता था, उसके इर्द गिर्द विकसित हुए। इन ये जो सिटीज थे उनमें से कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक ये सबसे बिगेस्ट सिटीज थे, बहुत ही बड़े बड़े शहर थे। अब चूंकि ये जो स्थान जो मिलाए गए थे रोमन साम्राज्य में, तो यहाँ पे जो इन प्रोविंशियल में रहने वाले अपर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने उस साम्राज्य में शासन व्यवस्था में, आर्मी में, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में शासक को सहायता प्रदान की। तो ये जो प्रोविंशियल अपर क्लासेस थे, इनके हेल्प के कारण एक न्यू एलिट जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप उत्पन्न हुआ, न्यू एलिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले सीनेटर्स थे। तो यह एक नया ग्रुप आया जो कि एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री कमांडर्स का भी ये लोग वर्क कर रहे थे। गैलेनियस जो एक रूलर हुआ रोमन साम्राज्य में, इसने तो सीनेटर्स को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया मिलिट्री कमांड से, क्योंकि इनको जो है मिलिट्री के सैनिक सेवाओं से बिल्कुल हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि सीनेटर्स जो है उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए उसने ये सारा कार्य, ये जो न्यू एलिट्स ग्रुप था एडमिनिस्ट्रेटर का, इनको सौंप दिया। तो इस प्रकार से जो अर्बनाइजेशन हुआ, इसके कारण बहुत से सिटी जो हैं बड़े बड़े इमर्ज हुए। और जो सिटी थे उनकी कुछ विशेषताएं थी कि इनका अपना एक मजिस्ट्रेट होता था, वहाँ पे एक काउंसिल होती थी, और टेरिटरी इनका एक निश्चित राज्य होता था, एक निश्चित सीमा होती थी, जिसमें कि बहुत सारे विलेज, बहुत सारे गांव होते थे। वहाँ से टैक्स का कार्य जो है इनके द्वारा, जो न्यू अपर क्लास था प्रोविंशियल का, इनके द्वारा किया जाता था और सहायता की जाती थी। हमने देखा कैसे गैलेनियस ने सीनेटर्स को बिल्कुल मिलिट्री कमांड से एक्सक्लूड कर दिया था, और सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें जो है शहर में वहाँ पे मिलती थी। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी एग्जाम्पल में देखने को मिलती हैं कि जब गांव में जब कृषि खेती का समय होता था, जब फसल हो जाती थी, तो उन फसलों को पूरे साल भर के लिए बहुत सारे फसल जो है ले जा करके शहरों में उसको स्टोर कर दिया जाता था, ताकि साल भर का जो है वहाँ का कार्य चलता है। डॉक्टर गैलन, जिन्होंने कि रोमन सिटीज और गांव की तुलना करते हुए इन्होंने बताया है कि फसल की कटाई के तुरंत बाद जो गेहूं है, दाल है और सारी जो चीज़ें हैं, उनको ले करके शहर वाले लोग चले जाते हैं थे शहर में, और गांव में कभी कभी वर्ष के अंत में बहुत ही कठिनाई का, परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सिटीज़ थे वो बहुत ही डेवलप थे, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती थीं, और वहाँ पे पब्लिक बाथ का भी कॉन्सेप्ट था, और एक स्नानागार था जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर स्नान करते थे। हालांकि यह कॉन्सेप्ट जो है ईरान में फॉलो नहीं हुआ, वहाँ पे विचार आया, लेकिन वहाँ के जो उनके धार्मिक गुरु थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि यह अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो जल है वह प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल है, और बहुत सारे लोगों का एक जगह स्नान करने से वह दूषित हो जाता है। लेकिन यह रोमन एम्पायर का एक जो है विशेषता था, पब्लिक बाथ मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था वहाँ का। और वहाँ पे शहरों में, सिटीज़ में लोगों के मनोरंजन की भी व्यवस्थाएं रहती थी, और 1 ईयर में नियर अबाउट 176 डेज वहाँ पे प्रदर्शन और सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रोमन एम्पायर जब विस्तृत हुआ, और तो वहाँ पर शासन कार्य चलाने के लिए जो चीज़ आया वह था सिटी कॉन्सेप्ट, अर्बनाइजेशन। तो इस प्रकार से उतने बड़े साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन का और मिलिट्री का वर्क किया जाता था। थैंक यू।